हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका स्टडीज़, कैसी चल रही है? तो मुझे ये सब चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है ना। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्षितिज का चैप्टर 4, जो कि है आत्मकथ्य, और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर कोई चैप्टर आपसे छूट गया या किसी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं चैप्टर को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इनके बारे में बताती हूँ पहले आपको। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 1889 में। 89 मतलब 1889 में 1889 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और इनका जो निधन हुआ था वो 1937 में हुआ था। ठीक, तो पहले जन्म और निधन दोनों का हम याद कर लेते हैं। जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी इनकी, निधन हुआ था इनका 1937 में वाराणसी में। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाराणसी का ही नाम काशी है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उसके लिए काशी का प्रसिद्ध स्कूल है, कॉलेज है, क्वींस कॉलेज, उसमें पढ़ने के लिए गए थे। पर इनके घर की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी, अर्थात इनके जीवन में शुरू से ही पैसों की बहुत तंगी थी, पैसों का बहुत अभाव था, जिसके कारण ये सिर्फ 8वीं क्लास तक ही वहाँ पे पढ़ पाए। सिर्फ 8th क्लास तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन किया और खुद से ही वो तीनों लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी। अब दूसरी चीज़ इनके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इतिहास और दर्शन शास्त्र दोनों में इनकी गहरी रुचि थी। और इनका वो जो इंटरेस्ट है दोनों सब्जेक्ट्स में, वो इनकी रचनाओं में भी साफ रूप से हमें दिखाई देता है। ये छायावादी प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने पद रचनाएँ भी की हैं, गद्य रचनाएँ भी की हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो उनको हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पद रचनाओं की, काव्य कृति की। तो उसमें चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, कामायनी, ये रचनाएं मेन हैं। और जो इनकी कामायनी नामक रचना है उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। और वो रचना कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है, श्रेष्ठतम। नाटक की अगर हम बात करें तो देखिए, इनके नाटकों को याद करना बहुत इजी है। मेनली जो इनके नाटक हैं मोस्टली वो सारे ही हिस्ट्री के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके बेस्ड हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और है ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास की अगर हम बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती तीनों ही इनके बहुत फेमस उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह में इनके आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है। ठीक, तो ये हो गए इनकी रचनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य की क्या विशेषता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इनका इतिहास और दर्शन शास्त्र में रुचि रही थी इनकी, वो इनके साहित्य में साफ प्रकट होती है। इसके अलावा इन्होंने जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। नए नए शब्दों का इन्होंने अपने रचनाओं में प्रयोग किया है, जिसकी वजह से उसमें एक नवीनता, ललितता दिखाई देती है। छायावादी कवि थे ये, तो छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता इन्होंने की है। मतलब बहुत सूक्ष्म चीज़ों की भी इन्होंने काल्पनिकता अपनी कविता में की है। सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। और प्रकृति प्रेम और देश प्रेम दोनों ही इनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो ये था आज के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में। ठीक, तो आप जब भी किसी लेखक की जीवनी याद कर रहे हैं उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, जो है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है कि अपने बारे में ही कहना, जैसे आत्मकथा। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो स्टोरी ये है कि आप सभी ने एक फेमस लेखक प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा। तो प्रेमचंद जी ने सन 1930 से लेकर 1936 तक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हंस।
अब उस साहित्यिक पत्रिका थी, मतलब साहित्य से रिलेटेड थी, और मासिक थी, मतलब हर महीने आती थी, महीने में एक बार आती थी। तो उसमें एक विशेषांक छपना तय हुआ, आत्मकथा। मतलब उसमें राइटर अपनी आत्मकथा लिख के भेजेंगे और प्रेमचंद जी उसको उसमें छपते थे अपनी मासिक पत्रिका में। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो दोस्त थे उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम्हें भी अपनी आत्मकथा लिख के भेजनी चाहिए। तो पर जयशंकर जी उससे सहमत नहीं थे। उनका मत ये था कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं लिखूं। तो उनकी ये जो असहमति थी यही इस कविता के रूप में उभर के आई। उस असहमति को उन्होंने अपनी कविता के रूप में लिखा और उसको टाइटल दिया आत्मकथ्य, जो हमारा आज का चैप्टर है। और यही आत्मकथ्य कविता सन 1932 में उनकी हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो इस आत्मकथ्य को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें एक तो जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष दोनों की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जीवन का यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई, और जीवन का अभाव जो उनके जीवन में अभाव रहा है उसकी, दोनों की बहुत ही अच्छे से मार्मिक तरीके से अभिव्यक्ति की है, उसको दर्शाया है। ललित और सुंदर शब्दों का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है, नए शब्दों का प्रयोग किया है। तीसरी चीज़, जैसा उन्होंने शुरू में असहमति जताई और कहा कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पढ़ के लोग उसे रोचक माने या उसको पढ़ के उनकी वाहवाही करें। तो उनका ये जो भाव है, इससे एक तरफ तो कवि की यथार्थ के लिए स्वीकृति है कि कवि अपने यथार्थ को स्वीकार करता है, और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी हमें इसमें दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप मतलब भौरा। शब्दों का अर्थ लिखते रहिए। तो आत्मकथा में जैसे मैंने आपको इसकी एक भूमिका बता दी है कि वो अपनी आत्मकथा लिखने से सहमत नहीं थे, और उनको लगता था कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है जिसको उन्हें लिखना चाहिए। उनकी जो आत्मकथा है वो एक सामान्य व्यक्ति की आत्मकथा है। तो उसी बात को वो अपनी यहाँ पे शब्दों के माध्यम से लिख कह रहे हैं कि जैसे भौरा गुनगुनाता है, तो इस तरीके से गुनगुना कर वो कौन लोग हैं जो अपनी कहानी लिख जाते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो घनी पत्तियां होती हैं वो भी मुरझा कर गिर जाती हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो व्यक्ति का यथार्थ है उसको प्रकृति के साथ तुलना करते हुए बड़ा ही अच्छा चित्रण किया। जिस तरीके से पतझड़ आने पर घनी से घनी पत्तियां भी मुरझा कर गिर जाती हैं, उसी तरीके से जीवन रूपी पत्तियां भी मुरझा कर गिर जाती हैं। और ना जाने वो कौन से लोग हैं जो भौरे की तरह गुनगुना कर अपनी ही कहानी कह जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर मतलब बहुत ही जो गंभीर हो, सीरियस हो। अनंत नीलिमा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, नीलिमा मतलब नीला रंग, तो जिसका कोई अंत ना हो, नीले रंग का वो क्या होता है, आकाश। तो जयशंकर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस आकाश में न जाने कितने ही असंख्य जीवन इतिहास हैं। मतलब इस संसार में न जाने कितने ही मनुष्य हैं और उनके न जाने कितने ही इतिहास है, इतने हैं कि वो असंख्य हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और उनको ऐसा लगता है प्रसाद जी को कि जो लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो लोगों के द्वारा अपनी ही हंसी उड़वाते हैं। व्यंग मलिन उपहास, उपहास मतलब हंसी उड़ाना, और व्यंग मलिन मतलब किसी पे गंदी तरीके से कमेंट करना। तो उनको ऐसा लगता है कि जो लोग लिखते हैं अपनी आत्मकथा, लोग उसको पढ़ते तो हैं पर बाद में उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जब तुम जानते हो कि इस आसमान में असंख्य जीवन इतिहास हैं, लोग लिखते हैं अपने बारे में और फिर पढ़ने वाले उसका पढ़ के मजाक भी उड़ाते हैं। न जाने कितनी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पतझड़ में पत्तियों की तरह गिर जाते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता को, अपनी आप बीती को लिख डालूं।
क्या तुम्हें मेरी आपबीती पढ़कर सुख मिलेगा? तुम सुनकर सुख पाओगे? देखोगे यह गागर रीति, गागर मतलब घड़ा, रीति मतलब खाली। तो जो एक खाली घड़ा है उसकी तुलना उन्होंने अपने मन से की है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे मेरा मन खाली है, मेरे मन में कोई भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ के क्या तुम सुख पाओगे? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जैसे एक लेखक ने पहले कहा है कि समाज आत्मकथा को पढ़ के उसकी मलिन हंसी उड़ाता है, तो उसी पे चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं आत्मकथा लिख भी दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही उसको खाली करने वाले हो जाओ, तुम ही उसको पढ़ के कहो कि ये क्या लिखा है, ये तो कुछ है नहीं, इसमें तो खालीपन है। और अपने आप को तुम ये समझो कि भाई मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, लो मुझसे तुम आके कुछ सीख लो। अपने को ये समझो कि लो मेरा रस तुम ले लो और अपने आप को भर लो। अपने आप को भर लो अर्थात लेखक ने अपने आप को ऊपर एक खाली घड़ी से कंपेयर किया है। तो वो क्या है कि मैं पढ़ने वाले ये कहेंगे कि लो मेरा रस लेके अपने आप को तुम उसमें भर लो, इस प्रकार वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यही मेरे जीवन की विडंबना है कि मेरी जो सरलता है उसको देखकर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है। तो मैं अपनी सरलता दिखाकर लोगों से अपनी हंसी उड़ाऊं, अपनी भूले लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आत्मकथा में अपने जीवन की बातें लिखनी होती है। तो लेखक कहते हैं कि अपनी भूलों को मैं यहाँ दिखाऊं, या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब धोखा, या औरों ने जो मुझे धोखा दिया है उसको मैं यहाँ पर दिखलाऊं। तो कवि ने इन दो लाइनों के माध्यम से हमें ये दिखाया है कि उनके जीवन में कितने दुख थे। कभी लोगों ने उनको सरल जानकर उनकी हंसी उड़ाई, इस प्रकार उनसे बहुत सारी भूलें भी हुई, और कभी लोगों ने उनको धोखा दिया। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब देखिए यहाँ पे कवि ने अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के बारे में लिखा है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी, जिसके कारण भी उन्होंने काफ़ी दुख भोगे और वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो अपनी पत्नी के साथ बिताया हुआ जो समय था उसी को उन्होंने उज्ज्वल गाथा कहा है। तो उसको उन्होंने लिखा है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मतलब मैंने जो अपनी पत्नी के साथ मधुर चांदनी रातें बिताई हैं, उन पलों की उज्ज्वल गाथा को मैं कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। दो लोगों जब बात कर रहे हैं और खिलखिलाकर बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, उनके बीच में होने वाली उन बातों को मैं अपनी आत्मकथा में कैसे लिखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा मतलब मुस्कुराकर, आलिंगन मतलब बाहों में। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी जल्दी हुई थी, तो उसी को उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उनको वह सुख कभी मिला ही नहीं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जो मैंने स्वप्न में देखा था और उसको देखकर मैं जाग गया था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो सुख मेरे पास आते आते मुस्कुराकर भाग गया। अपनी पत्नी की मृत्यु को यहाँ पे उन्होंने इन दो लाइनों में लिखा है कि उन्हें कभी अपनी पत्नी का सुख ही नहीं मिल पाया, क्योंकि जो सुख उन्हें मिलना था वो तो उनके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गया, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई थी। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखिए इन दो लाइनों में उन्होंने अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन किया है कि अरुण मतलब लाल, कपोल मतलब गाल, मतवाली मतलब मदमस्त, और अनुरागनी, अनुराग मतलब प्रेम, तो और उषा मतलब सुबह, जो सुबह सुबह सूरज निकलता है उस टाइम को उषा बोलते हैं। निज सुहाग, निज मतलब अपना। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके लाल लाल गालों की मतवाली सुंदर छवि में, छाया मतलब छवि में, ऐसा लगता था जैसे कि प्रेम भरी उषा में वो अपना मधुमेह सुहाग कर रही हो।
उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने जीवन की सच्चाई को स्पष्ट किया है। स्मृति पाथ्य, स्मृति पाथ्य मतलब मनुष्य जब किसी पथ पर चल रहा है तो उसके जो उस पथ पर चलने से स्मृति शेष रह जाती है, जो कुछ उसकी यादें रह जाती हैं। पथिक मतलब चलने वाला, पंथा मतलब रास्ता, सीवन मतलब कुछ सिला हुआ, और उधेड़कर मतलब उसको वापस उधेड़ना, उसको वापस खोलना। कंथा मतलब गठरी। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई पथिक चलता जाता है और जब वो थक जाता है और उसका मन करता है बैठ जाए, तो फिर वो क्या सोचता है, वो अपनी अच्छी यादों को याद करता है और उन यादों के सहारे ही आगे अपने पथ पर बढ़ता है। उसी प्रकार से मैं भी अपनी उन अच्छी यादों के सहारे ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम लोग जो मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ, तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने सिले हुए जीवन को उधेड़ कर, क्यों तुम मेरे सिले हुए जीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो, और उसमें जो मेरे कंथा है मतलब गठरी में फटे पुराने कपड़े रूपी मेरी स्मृतियाँ हैं, उनको तुम, जिनको मैंने अब सिल दिया है, जिनको मैंने अब अपनी स्मृति में दबा दिया है, उनको तुम क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा ये जो छोटा सा जीवन है, इसमें ऐसी कोई बड़ी कथाएं नहीं है जिसको मैं आज यहाँ पे कहूँ। इससे तो अच्छा ये नहीं है कि मैं बाकी लोगों की आत्मकथा सुनूं और मैं खुद चुप ही रहूं, खुद में मौन ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तुम भला सुनकर क्या करोगे मेरी आत्मकथा, क्योंकि मेरी आत्मकथा में तो कुछ भी अलग नहीं है। जैसा एक सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसा ही मेरा भी जीवन रहा है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब परेशानी। अभी समय भी नहीं। देखिए इन 4 शब्दों में लेखक ने इतनी गहरी बात कही है कि अभी समय भी नहीं। अभी मेरे पास समय भी नहीं है मेरी आत्मकथा को तुम्हें सुनाने का। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मेरी जो स्मृति पाथ्य थी, मेरी जो यादें थी, उनको मैंने सबको समेट दिया है। तो अगर मैं अभी उनको फिर से तुम्हारे सामने खोलूँगा तो मेरे मन को दुख पहुँचेगा। अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरे जो मन की परेशानी है वो अभी चुप है और मेरे मन में कहीं सोई पड़ी है। तो इसलिए अच्छा है कि तुम अभी उसे ना जगाओ। तुम भला मेरी आत्मकथा सुन के भी क्या करोगे? अभी मेरी मन की परेशानियों को जगाने का समय भी नहीं है। तो इस कथा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मत को दिखाया है। उनका जो मत था कि उनको आत्मकथा नहीं लिखनी है क्योंकि उनकी आत्मकथा में कुछ भी अलग नहीं है। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति का जीवन रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पढ़कर लोग वाह वाह करेंगे। तो उसी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है बहुत अच्छे शब्दों में। तो इसी के साथ ही आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ये कविता हमारी ख़त्म होती है और नीचे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न अभ्यास। तो आप लोग करें इसको। अगर नहीं हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और लिख के ज़रूर बताएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।